गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है अर्थशास्त्र में अध्ययन की विधियाँ, जिसको हम मेथडोलॉजी इन इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं या स्टडी मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। अर्थशास्त्र की अध्ययन विधियाँ या अर्थशास्त्र में अध्ययन की विधियाँ, मेथडोलॉजी इन इकोनॉमिक्स। किसी भी विज्ञान के जो नियम होते हैं, कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करने और उससे संबंधित जो नियम बनाए जाते हैं, उस नियम को बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसी को अध्ययन विधियाँ कहते हैं। अर्थशास्त्र में चूंकि अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है वो विज्ञान तथा कला दोनों है, तो विज्ञान के रूप में जब इसमें नियम बनाए जाते हैं तो नियमों को बनाए जाने के लिए इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अध्ययन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो किन अध्ययन विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र में जो अध्ययन की विधियां हैं उनकी संख्या 2 है, यानी अर्थशास्त्र में अध्ययन की 2 विधियां हैं। एक का नाम है निगमन विधि, दूसरे का नाम है आगमन विधि। तो अर्थशास्त्र में जो अध्ययन की विधियां हैं वो कितनी हैं? 2 हैं। एक का नाम है निगमन विधि, निगमन विधि, जिसको हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, डिडक्टिव मेथड। और दूसरी जो विधि है उसका नाम है आगमन विधि। क्या नाम है? आगमन विधि, आगमन विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड। तो अर्थशास्त्र में अध्ययन की 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, निगमन विधि और आगमन विधि। निगमन विधि जो है इसको हम कई नामों से जानते हैं। निगमन विधि को हम निगमन विधि की बात करते हैं। निगमन विधि की यदि हम बात करें तो निगमन विधि को हम अमूर्त विधि, इसको हम अनुमान विधि, या इसको हम अनुभव से पूर्व की विधि भी करते हैं। अर्थात जो 2 विधियां हैं इसमें निगमन विधि की सबसे पहले हम चर्चा कर लें। तो यदि हम निगमन विधि की चर्चा करें तो निगमन विधि को हम अमूर्त विधि, अनुमान विधि, अनुभव से पूर्व की विधि, इन नामों से भी इसको हम जानते हैं। यह एक प्राचीन विधि है और इस विधि का प्रतिपादन एवं समर्थक के रूप में जो अर्थशास्त्री आते हैं उनमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, आदि परंपरा
वादी अर्थशास्त्री। ये कोई पूछता है आपसे कि निगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया, इसका समर्थन किसने किया, तो इसमें परंपरावादी संप्रदाय के, जिसको हम क्लासिकल स्कूल भी कहते हैं, क्लासिकल स्कूल या परंपरावादी संप्रदाय के अर्थशास्त्री रहेगा। परंपरावादी अर्थशास्त्री जो थे उनमें एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि अर्थशास्त्रियों ने जो है निगमन विधि का प्रतिपादन और इसका समर्थन किया। इतनी बात समझ में आ गई। निगमन विधि को अमूर्त विधि, अनुमान विधि, अनुभव से पूर्व की विधि, इन नामों से भी जानते हैं। इस विधि का प्रतिपादन एवं समर्थन किसने किया, तो परंपरावादी संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि इन अर्थशास्त्रियों ने जो है निगमन विधि का क्या किया, प्रतिपादन किया और इसका समर्थन किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि निगमन विधि होता क्या है। निगमन विधि कहते किसे हैं, तो निगमन विधि वह विधि है जिसमें सामान्य सत्यों के आधार पर विशिष्ट सत्यों की जांच की जाती है। अर्थात निगमन विधि में जो तर्क का क्रम होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसमें इस विधि में जो तर्क का क्रम होता है, तर्क का क्रम जो होता है वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, निगमन विधि में तर्क क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर रहता है। अर्थात मैंने आपको बताया कि निगमन विधि वह विधि है जिसमें सामान्य सत्यों के आधार पर विशिष्ट सत्यों की क्या की जाती है, जांच की जाती है, खोज की जाती है। अब सामान्य सत्य क्या है, विशिष्ट सत्य क्या है। सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य का खोज, उसकी जांच करना, ये क्या होता है। तो सामान्य सत्य की बात यदि हम करें, फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा, हम इसी की बात कर रहे हैं। अभी हम आगमन विधि की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस विधि की बात कर रहे हैं। इसी में हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कहा जाए कि मनुष्य मरणशील है। मनुष्य क्या है, मरणशील है। इसका मतलब है कि सभी मनुष्यों की क्या होती है, मृत्यु निश्चित है। मनुष्य मरणशील है, इसका मतलब है जितने भी मनुष्य होते हैं उनकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। ये क्या है, ये सामान्य सत्य। इसी को हम बोलेंगे क्या, ये आपका सामान्य सत्य है। अब इस सामान्य सत्य के आधार पर कि मनुष्य एक मरणशील है, इस सामान्य सत्य के आधार पर यदि हम कहें कि एक्स कोई मनुष्य है, एक्स क्या है, एक मनुष्य है, और एक्स क्या है, एक्स मरणशील है। सॉरी, एक्स मरणशील है।
एक मनुष्य है, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, मोहन, रोहन, सोहन, कोई भी, मान लीजिए एक्स जगह आप मोहन लिख सकते हैं। तो मोहन क्या है? एक मनुष्य है। और मोहन क्या है? मरणशील है। तो मोहन मरणशील है या यक्ष मरणशील है, ये आपका विशिष्ट सत्य है। ये क्या है? विशिष्ट सत्य है। सामान्य सत्य, मनुष्य मरणशील है, ये सामान्य सी बात है, सामान्य सत्य। इस नियम के आधार पर हमने चेक किया कि यक्ष क्या है? एक मनुष्य है, तो उसको भी क्या होना चाहिए? मरणशील होना चाहिए। तो हमने देखा कि उसकी क्या हो गई? उसकी भी मृत्यु होगी। इसका मतलब वो भी क्या है? मरणशील है। तो इस सामान्य सत्य के आधार पर हमने क्या किया? विशिष्ट सत्य की जांच की। तो यही सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जो तर्क का क्रम होता है, तर्क का जो क्रम होता है, लॉजिक का जो क्रम होता है, ऑर्डर होता है, ये किस विधि में होता है? ये निगमन विधि में होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे एक हम गणित का उदाहरण ले रहे हैं। यदि विभाजकता का नियम है, विभाजकता के नियम के आधार पर एक नियम है विभाजकता का, 3 से विभाजकता का नियम। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 से डिविजिबिलिटी का नियम है, विभाजकता यानी काटने का नियम होता है। तो यदि किसी 3 से कटने का नियम क्या है? 3 से कटने का जो नियम हमारा है ये है कि यदि अंकों का योग 3 से कट जाता है या विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ये सामान्य कथन है। ये क्या है? ये हमारा सामान्य सत्य है। ये क्या है? सामान्य सत्य। अब हम देखते हैं 81 क्या है? एक संख्या है। 81 क्या है? एक संख्या है। और इस संख्या में आप देखें 8 और 1 क्या है? ये दोनों अंक हैं। 81 क्या है? ये संख्या, इसको नंबर बोलते हैं, 81 नंबर है। और ये किन अंकों से मिलकर बना है? 2 अंकों से मिलकर बना है, 8 और 1 से मिलकर बना है। अब क्या करेंगे हम? इस सामान्य सत्य के आधार पर हम देखेंगे कि दोनों को हम जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 कितना होगा? 9 होगा। अब जो इसका जोड़ है 8 और 1 का जो योग है 9, ये 9 क्या है? क्या 3 से विभाजित होगा? 3 के टेबल में आएगा, 3 के पहाड़ा में आता है। ये 3 पहाड़ा में आता है तो इसका मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 त्रिक 9, 9 जो है क्या होगा? 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक। तो 9 क्या है? 9 इस संख्या के अंकों का योग है। किसी भी संख्या के अंकों का योग क्या हो? 3 से विभाजित हो जा रहा है यदि, तो पूरी संख्या क्या है? 81। इसका मतलब है कि 81 भी क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित हो जाएगा। अब हमको काटने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इस सामान्य सत्य से जो है, अब 81 भी क्या होगा? 81 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका विशिष्ट सत्य है।
ये क्या है? विशिष्ट सत्य है। आप चेक कर सकते हैं, गणित है, इसको चेक कर सकते हैं। चेक करेंगे तो आप देखें 81, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 1 3 का 3 सत्ती 21, कट गया 27 आ गया। तो हमने काटा नहीं, हमने 81 को 3 से बिना काटे ही हम इस सामान्य सत्य के आधार पर इस विशिष्ट सत्य का हमने क्या किया? खोज किया, इसकी जांच की कि 81 में अंकों का योग 8 1 9 हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा? 81 भी 3 से विभाजित होगा। तो इस अध्ययन की विधि में क्या किया जाता है कि सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जो है क्या की जाती है? जांच की जाती है। इसका तर्क जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। या आप कह लीजिए कि पहले हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक नियम की स्थापना करेंगे। सामान्य नियम क्या होता है? वो सामान्य सत्य होता है। ये क्या है? ये आपका 3 से विभाजकता का नियम है। ये क्या है? सामान्य सत्य है। और फिर उस नियम को हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा इसकी जांच करते हैं। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो एक प्रकार से नियम से उदाहरण आप कर सकते हैं, है ना? ये नियम है, नियम से उदाहरण की तरफ हमको पढ़ाने का जो टीचिंग मेथड होता है, जो पढ़ाने का जो तरीका होता है, पढ़ाने की जो विधियाँ होती हैं, उसमें भी हम निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे हम पहले बच्चों को नियम बता लें, उसके बाद फिर उसको एग्जाम्पल के द्वारा उसको हम समझा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं निगमन विधि, तो निगमन विधि में क्या है कि हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। तो ये मैंने मैथ का एग्जाम्पल लिया। आइए एक हम इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम्पल ले लें, अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र के उदाहरण की यदि हम बात करें, एग्जाम्पल ये 2 था। एग्जाम्पल 3 की यदि हम बात करें, ऊपर लिख दे रहे हैं। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में मांग का नियम, अर्थशास्त्र में मांग का नियम कहता है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग उसका कम हो जाता है, तथा किसी वस्तु की कीमत घटने से मांग उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। ये क्या है? ये सामान्य सत्य है। अर्थशास्त्र का नियम, अन्य बातों के समान रहने पर कीमतों के बढ़ने से मांग कम हो जाता है, कीमतों के कम होने से मांग बढ़ जाता है। ये क्या है? ये एक सामान्य सत्य है। इस सामान्य सत्य के आधार पर हम विशिष्ट सत्य की जांच करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि मान लीजिए टमाटर, प्याज, कोई भी एक वस्तु ले सकते हैं। टमाटर क्या है? एक वस्तु है। टमाटर एक वस्तु है। अब हम देखते हैं कि इस टमाटर एक वस्तु है, तो इसका मतलब क्या होगा? मैं यहाँ पे सामान्य सत्य क्या था कि किसी वस्तु की कीमतें बढ़ने पर, इसका मतलब है टमाटर एक वस्तु है, तो टमाटर की कीमत बढ़ने से क्या होगा कि टमाटर के मांग में क्या हो रहा है? कमी होगा। टमाटर की कीमतों में वृद्धि से उसकी मांग में क्या होगी? कमी होगी। तथा टमाटर की कीमतों में कमी होने से उसकी मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इस तरह का जो सत्य है, ये कैसा सत्य है? एक पार्शियल ट्रूथ है, या इसको हम विशिष्ट सत्य कहते हैं। बात समझ में आ गई? सामान्य सत्य में क्या था कि किसी वस्तु की कीमतों के घटने बढ़ने से उसके मांग में क्या कमी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे किसी वस्तु का हमने कोई वस्तु ले लिया, मान लिया टमाटर क्या है? एक वस्तु। यहाँ पे क्या है? ये सामान्य बात, कोई भी वस्तु हो सकती है यहाँ पे, तो सामान्य बात हो गई। यहाँ पे केवल हम एक वस्तु की बात कर रहे हैं, टमाटर की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या है? स्पेशल बात हो गया, या पार्शियल ट्रूथ हो गया, विशिष्ट सत्य हो गया।
हमने टमाटर की कीमत पर मार्क का प्रभाव देखा घटने और बढ़ने के क्रम में। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पे कि ये सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की जांच करता है। तो ये क्या है, निगमन विधि है। तो निगमन विधि में इस तरह से जो है तर्क का क्रम क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। निगमन विधि की अवस्थाएं, हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं। निगमन विधि की कितनी अवस्थाएं होती हैं यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ डिडक्टिव मेथड, यानी निगमन विधि की अवस्थाएं कह लीजिए, चाहे उसके चरण कह लीजिए, आप चरण भी बोल सकते हैं और अवस्थाएं भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में हम स्टेप्स ऑफ डिडक्टिव मेथड, अवस्थाएं या चरण। किस विधि की हम बात कर रहे हैं, निगमन विधि की। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी पहली विधि की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड की अभी हम बात कर रहे हैं। तो जो निगमन विधि है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं या 3 चरण होते हैं। तीनों चरणों में हम बात करें, पहला है मान्यताएं, दूसरा है तर्क, तीसरा है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, इसको हम वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में वेरिफिकेशन। इसको लॉजिक बोलेंगे, इसको अजम्पशंस बोलेंगे। अजम्पशंस, लॉजिक एंड वेरिफिकेशन, ये 3 स्टेप्स ऑफ डिडक्टिव मेथड हैं। 3 चरण हैं डिडक्टिव मेथड के। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर एक सामान्य जो है, एक मान्यता हम बना लेते हैं। जिस भी आर्थिक व्यवहार का हम अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित हम क्या करते हैं, एक मान्यता ले लेते हैं। पहले मान्यता लेने का मतलब ये है कि हम इसमें करते क्या हैं, मान्यता लेने का मतलब ये है, यहाँ पर हम किसी भी, जैसे यहाँ पे आपने देखा था, हमने कहा कि मार्क का नियम, मार्क के नियम में मैंने क्या बताया कि अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु कीमतें घटती हैं तो मार्क क्या होता है, वस्तु कीमतें बढ़ती हैं तो मार्क क्या होता है। तो अन्य बातों के समान रहने पर, तो अन्य बातों का जो समान रहना, यही क्या है, अजम्पशंस है, मान्यताएं हैं। मान्यताएं हैं मतलब क्या हुआ, अब मार्क के नियम मानता है क्या हो गया कि संबंधित वस्तु की कीमतें क्या होंगी, स्थिर रहेंगी। व्यक्ति का आय स्थिर रहेगा, उसका रुचि स्थिर रहेगा, अधिमान स्थिर रहेगा। ये सब क्या है, अजम्पशंस है, मान्यताएं हैं। तो पहले जिस भी हम सामान्य सत्य को लेकर चलते हैं, जो भी आर्थिक व्यवहार की हम जांच करना चाहते हैं, सत्य की जांच करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, उससे संबंधित मान्यताएं डिसाइड कर लेते हैं, ले लेते हैं। फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, उन मान्यताओं के आधार पर, उन मान्यताओं को लेते हुए तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा हम क्या करते हैं, हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो मान्यताओं के द्वारा या मान्यताओं को लेने के बाद या मान्यताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, तर्क के द्वारा
निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। तो तर्क के द्वारा हम क्या करते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेज होता है या सेकंड स्टेप होता है। और थर्ड जो स्टेप है उसमें क्या है कि तर्क द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्षों की जांच करना, उसकी सत्यता की जांच करना, ये क्या है, ये आपका थर्ड स्टेज है। यानी जो लॉजिक के द्वारा जो हम कंक्लूजन प्राप्त करते हैं उसका वेरिफिकेशन करना, सत्यता की जांच करना, यही क्या है आपका थर्ड स्टेप है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं डिडक्टिव मेथड के। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे निगमन विधि के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, गुण और दोष जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो आइए हम बात करें कि निगमन विधि के गुण क्या हैं। गुण या विशेषताएं, इंग्लिश में मेरिट्स। मेरिट्स अब यहां पर आप देखें, निगमन विधि के बहुत सारे गुण हैं जिनमें हम कुछ गुणों की बात करेंगे। पहला जो गुण है, यह विधि क्या है, एक सरल विधि। यह विधि कैसी है, एक सरल विधि है। यह विधि निश्चित एवं स्पष्ट विधि है। तीसरा, यह विधि आगमन विधि की पूरक विधि है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, इसमें निष्पक्षता पाया जाता है, यह निष्पक्ष विधि है। पांचवा, सार्वभौमिक विधि। या सार्वभौमिकता या सार्वभौमिक विधि। और भी है, और सारे इसके गुण हैं, जैसे भविष्यवाणी की जा सकती है, इस विधि की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये सब क्या है, इसके मेरिट्स हैं। इसमें पहला क्या है, आपने देखा कि सरल विधि है। तो निगमन विधि क्या है, ये सर्वसाधारण के लिए आसानी से जो है समझने वाली विधि है, जो कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए क्या है ये, क्योंकि ये सामान्य मान्यताओं पर आधारित होती है, तो इसलिए ये क्या है, एक सरल विधि है जो कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। दूसरा क्या है, इस विधि से जो ये जो विधि है, इस विधि से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो निश्चित होते हैं और स्पष्ट होते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य सत्य के आधार पर हम विशिष्ट सत्य की ओर चलते हैं। अर्थात हम पहले ही एक क्या करते हैं, मान्यताओं के आधार पर हम तर्क के द्वारा जो है क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। तो इससे क्या है कि आसानी से क्या होता है कि निश्चित और बहुत ही स्पष्ट जो है निष्कर्ष हमको प्राप्त होते हैं। तो ये विधि क्या है, एकदम निश्चित है और स्पष्ट है, इसमें जटिलता नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है आपका आगमन विधि की पूरक विधि। ये जो दूसरी विधि है इंडक्टिव मेथड, इस विधि की क्या है, यह एक पूरक विधि है। पूरक जिसको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं।
पूरक विधि है। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब होता है कि ये विधि, निगमन विधि जो है वो आगमन विधि पर निर्भर करता है, ठीक ना। ये विधि जो है ये किस पर निर्भर करता है? आगमन विधि पर निर्भर करता है। निगमन विधि से निकाले गए जो निष्कर्ष हैं उसकी जांच हम आगमन विधि से कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निगमन विधि क्या है? वो आगमन विधि की एक पूरक विधि है। पूरक का मतलब होता है कि एक सिक्के के दो पहलू, यानी एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, दोनों अलग नहीं होते हैं, बल्कि दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है, ये निर्भरता होती है, एक दूसरे पर निर्भरता होती है ना। जैसे पूरक वस्तुएं होती हैं, कंप्लीमेंट गुड्स होते हैं, जैसे कलम और स्याही होता है, तो कलम के लिए स्याही की आवश्यकता होती है, स्याही के लिए कलम की आवश्यकता होती है, तो दोनों क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसलिए क्या है? ये पूरक वस्तुएं कही जाती हैं, है ना। जैसे सॉक्स और शूज होता है, तो शूज के लिए सॉक्स की आवश्यकता पड़ती है, सॉक्स के लिए शूज की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में ये वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं होती हैं। तो ये मैंने पूरक का कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो यहाँ पे पूरक विधि के मतलब यही होता है कि निगमन विधि क्या है? आगमन विधि पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है ना। इसलिए जो है निगमन विधि क्या है? आगमन विधि की एक पूरक विधि है। ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। निष्पक्ष, इसमें ये विधि कैसी है? निष्पक्ष विधि है। इसमें किसी भी पक्षपात की जरूरत नहीं होती, पक्षपात की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस विधि में किसी भी व्यक्तिगत व्यवहार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये सामान्य सत्य से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो सामान्य सत्य की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे कोई व्यक्तिगत जो है प्रभाव, व्यक्तिगत विचार जो है व्यवहार प्रभाव नहीं डालता। इसलिए क्या होता है? ये एक निष्पक्ष विधि होती है, कोई पक्षपात का इसमें संभावना नहीं होता है। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता के बारे में मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था। सार्वभौमिकता का मतलब ये हुआ कि जो आपका निगमन विधि से जो भी नियम प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, क्योंकि ये सामान्य सत्य पर आधारित है। तो सामान्य सत्य पर आधारित होने का कारण क्या है? इसमें सर्वव्यापकता है। जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, ये सब निगमन विधि से प्राप्त नियम है। मार्ग का नियम, तो ये नियम क्या है? ये सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिकता इसमें पाई जाती है क्योंकि ये सब जगह लागू होते हैं। सार्वभौमिकता या यूनिवर्सल का जो गुण होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे नियम जो सब जगह, यानी हर परिस्थिति में, हर समय लागू होते हैं, एक जैसे लागू होते हैं, एक जैसे होते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो इसका मतलब वो क्या है? वो सार्वभौमिक। तो इससे प्राप्त जो आपके जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। और इसमें हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। लास्ट है, इसमें हम कर सकते हैं भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। निगमन विधि के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी, यही भविष्यवाणी हुआ ना कि ये तो मैंने कहा कि किसी भी वस्तु की कीमत यदि बढ़ जाती है तो उसका मार्ग घट जाएगा। अभी भविष्यवाणी ही तो होगी। अब आप ट्राई करिए, चेक करिए, कोई वस्तु जो है सामान्य, अन्य बातें समान रहने पर ही ये नियम लागू होगा, है ना। जो भी इसकी मान्यताएं हैं, इसको लागू होने पर भी ये बात लागू होगी कि किसी भी वस्तु की कीमतें बढ़ने पर क्या होगा? उसकी मांग कम हो जाएगी। तो आप जांच कीजिए उसका, आप देखिए होता है कि नहीं होता। तो भविष्यवाणी पहले कर दी जाती है, तो इसमें भविष्यवाणी करने की भी जो है गुण पाया जाता है। तो ये इसके गुण थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं जिसको हम दोष कर सकते हैं। डिमेरिट्स, इस विधि से प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं
वो क्या होते हैं? ये काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक होते हैं इसका मतलब है कि वास्तविकता से परे होते हैं, वास्तविकता से दूर होते हैं। वास्तविकता से दूर इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है, जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो एक मान्यता पर आधारित होती है। मान्यता के आधार पर ही जो है वो सत्य की जांच की जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में जो मान्यताओं पर आधारित है, इसमें कोई भी आंकड़ा, कोई भी डेटा जो है कलेक्शन नहीं किया गया है, किसी अनुभव की बात नहीं की गई है, इसलिए इसमें जो है वास्तविक जो है आपके निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वे क्या होते हैं? वे जो है वास्तविकता से परे होते हैं, अर्थात काल्पनिक होते हैं। इसमें जो मान्यताएं होती हैं वो क्या होती हैं? अवास्तविक होती हैं। अवास्तविक मान्यताएं। इसमें जो प्राप्त मान्यताएं होती हैं वो क्या होती हैं? जो हम मान्यताएं लेते हैं वो क्या होते हैं? अवास्तविक होते हैं। वो वास्तविक जीवन में उसका कोई औचित्य नहीं होता, तो अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होती है। तो ये भी जो है इसका क्या होता है? एक दोष होता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो इससे प्राप्त जो निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष की जो है जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उसकी जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके जो निष्कर्ष होते हैं उसमें बहुत कमियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, वास्तविकता से परे होते हैं। इसलिए इन निष्कर्षों को, जो निष्कर्ष प्राप्त हैं, उनको जो है वेरीफाई हम नहीं कर सकते, इसकी हम जांच दोबारा नहीं कर सकते, ये इसकी कमी होती है। और इसमें जो है और ये दोष होता है कि ये अर्थशास्त्र के पूर्ण विकास के लिए ये विधि संभव नहीं है। यानी इस विधि के द्वारा जो है हमारे इकोनॉमिक्स का फुल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के पूर्ण विकास के लिए जो है ये विधि क्या है? ये उपयुक्त नहीं है। यानी निगमन विधि के द्वारा, केवल निगमन विधि के द्वारा अर्थशास्त्र का जो है पूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो ये इसके कुछ डिमेरिट्स हैं जिसकी चर्चा मैंने की। तो यहाँ पर मैंने आपको निगमन विधि क्या है, इसको किन नामों से जानते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया, और ये विधि क्या है, इसके जो है एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, उदाहरण आपको बताएं, और यहाँ पर हमने इसके स्टेज या स्टेप्स बताए, अवस्थाएं कितनी होती हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं, इस पर चर्चा हमने की। आगे हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, दूसरी विधि की तरफ चलते हैं। जो हमारे अर्थशास्त्र की अध्ययन विधियां हैं, इसकी जो दूसरी विधि है इसका नाम है आगमन विधि। क्या नाम है इसका? आगमन विधि। और आगमन जो विधि है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। ये जो दूसरी विधि है आगमन विधि, हम इस पर चर्चा करेंगे अब। ये जो विधि है ये निगमन विधि की एक विपरीत विधि है। इस विधि का अपोजिट मेथड है, विपरीत विधि है, जिसको हम निगमन विधि कहते हैं। इसको भी कई नामों से जानते हैं हम। इसको हम प्रायोगिक विधि, सांख्यिकी विधि, इसको हम और भी विधियों से, जैसे ऐतिहासिक विधि, इसको हम अनुभव के
बाद की विधि, इसको हम अनुभव के बाद की विधि, विश्लेषणात्मक विधि इत्यादि इन सारे नामों से हम निगमन विधि को जानते हैं। मतलब जो हमारा इंडक्टिव मेथड है इसको इन नामों से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है। इसके हम संस्थापक और समर्थक की बात करें, यानी इसका प्रतिपादन किसने किया, प्रतिपादक और समर्थक की बात करें तो इसमें आता है नाम रोसर, फ्रेडरिक लिस्ट, लेस्ले आदि। ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्री। रोसर, फ्रेडरिक लिस्ट, लेस्ले इत्यादि ऐतिहासिक संप्रदाय के जो अर्थशास्त्री हैं यही क्या हैं, इस विधि के प्रतिपादक और समर्थक हैं। तो महत्वपूर्ण है एग्जाम में कि इस विधि के आगमन विधि के प्रतिपादक या समर्थक कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, मेन शब्द याद रहेगा ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्री, जिनमें कुछ नाम हमने लिख दिया है, रोसर, फ्रेडरिक लिस्ट और लेस्ले आदि। ये जो है ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस विधि का प्रतिपादन और इसका समर्थन किया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम बात करें कि ये विधि होती क्या है। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि जो आगमन विधि है वो निगमन विधि की विपरीत विधि है। आगमन विधि वह विधि है जिसमें विशिष्ट सत्य के आधार पर सामान्य सत्य की जांच की जाती है। अर्थात इस विधि में जो तर्क का क्रम होता है, तर्क का क्रम जो होता है वो क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर इसमें तर्क का क्रम होता है। अब ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जो तर्क होता है, तर्क का जो क्रम होता है ना, आगमन विधि में, तो कैसे होता है आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे भी समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने वहां पे एग्जाम्पल लिया तो वैसे यहां पर भी हम ले सकते हैं। जैसे हमने देखा कि मोहन मोहन क्या है, एक व्यक्ति है, मनुष्य, और मोहन क्या है, मरणशील है। सीता ये भी एक मनुष्य है, ये भी क्या है, मरणशील है। ये क्या है, ये विशिष्ट सत्य। स्पेशल या पार्टियल ट्रुथ क्या है, हमने अनुभव के आधार पर, क्योंकि ये अनुभव के बाद की विधि है, अनुभवजन्य विधि है, इसमें हम अनुभव के आधार पर हमने देखा कि मोहन क्या है, मरणशील है। यानी हमने देखा कि मोहन की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। सीता की क्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है।
यानी मोहन मरणशील है, सीता मरणशील है, तो हम किसी एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पेशल बात कर रहे हैं, तो स्पेशल सत्य के आधार पर हमने क्या किया, अब हम एक सामान्य सत्य की ओर चलते हैं। क्योंकि मोहन या सीता ये सब क्या है, ये मनुष्य हैं, तो इस आधार पर हमने तर्क क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला कि मनुष्य क्या है, मनुष्य मरणशील है। ये क्या है, ये सामान्य सत्य है। तो इस विशिष्ट सत्य के आधार पर हम सामान्य सत्य की ओर चल रहे हैं या इसकी जांच कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसी को हम आगमन विधि कहते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना। तर्क का क्रम क्या होना चाहिए, विशिष्ट से सामान्य। तो विशिष्ट के आधार पर हमने सामान्य की बात की। बात समझ में आ गई। अनुभव के आधार पर हमने एक सामान्य नियम निकाल लिया। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने देखा कि 81 को ही ले ली, 81 संख्या है। अब 81 में 2 अंक हैं, 8 और 1, दोनों को जोड़ते हैं 9 आ जाता है। और 81 को हम जब काटते हैं, ये 9 क्या है, 9 3 से डिविजिबल है, 9 क्या है, 3 से विभाजित है। और 81 को भी देखते हैं तो 81 भी क्या हो रहा है, 3 से कट जा रहा है ना। 3 दूना 6 और 3 सत्ते 3 9 27, सॉरी 3 सत्ते 21, एक है यहाँ 3 सत्ते। हमने एक और एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए 1 2 ये 123 है। अब 123 में 3 अंक हैं, 1 है, 2 है, 3 है, दो तीनों को हमने जोड़ा, कितना आया, 3 2 5 1 6 आया। 6 क्या है, 3 से विभाजित है। और इसको हम 123 को काट भी रहे हैं तो देख रहे हैं 3 से वास्तव में कट जा रहा है, 3 चौक 12 हो जा रहा है, और 3 हुआ, 3 1 का 3 कट गया। ये क्या है, हमने 21 को चेक किया, 123 को चेक किया, एक एक संख्याओं को हमने चेक किया। ये क्या है, ये ये विशिष्ट सत्य है, ये विशिष्ट सत्य है। इस विशिष्ट सत्य के आधार पर हम क्या चलेंगे, सामान्य सत्य की ओर चलेंगे। और सामान्य सत्य क्या है, सामान्य सत्य यही हो गया कि यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी, कोई भी संख्या हो। हमने यहाँ पे विशिष्ट संख्याओं को लिया, इसके आधार पर हमने क्या किया, एक नियम, सामान्य नियम या सामान्य सत्य का प्रतिपादन किया, जो क्या कहता है 3 से जो है 3 का विभाजकता का नियम बन गया कि किसी भी संख्या को 3 से, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये आपका सामान्य सत्य हो गया। तो विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर। आइए इकोनॉमिक्स के जो है हम नियम की तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल की तरफ। तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल इसी को ले लीजिए जो आपने वहां पे लिया था। सपोज मान लीजिए हमने देखा कि टमाटर की कीमत, टमाटर आप देखें तो इसकी कीमत हमने देखा कि बढ़ गई तो इसकी मांग कम हो गई, या तथा करके कीमत कम हो गई तो मांग बढ़ गई। आप देखिए वैसे जब टमाटर कीमतें बढ़ जाती हैं, जब 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये 80 रुपये किलो हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, टमाटर तब हम पाव में लेना शुरू करते हैं, भाई 1 पाव टमाटर दे दीजिए। और वो बेचने वाला भी बोलता है 20 रुपये पाव, है ना, वो भी किलो का रेट नहीं बोलेगा, क्योंकि किलो का रेट बोलेगा तो आम कस्टमर जो होगा वो घबरा जाता है ना, इतना महंगा है। तो क्या करता है, रेट को नीचे बोलता है लेकिन
मात्रा भी क्या कर देता है, कम कर देता है, तो 20 रुपये पाव बोलना शुरू करता है। तो हम पाव में खरीदना शुरू करते हैं, यानी मात्रा क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं। तो यही टमाटर जब 10 रुपये किलो हो जाता है ना, 20 का 2.5 और 40 रुपये का 5 किलो हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम सीधा बोलते हैं भैया कि काम करिए कि हमको जो है 20 का 2.5 दे दीजिए, 20 रुपये का दे दीजिए, मतलब 2.5 किलो। तो जो हम 1 पाव ले रहे थे अब कितना ले रहे हैं, 2.5 किलो ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कीमतें कम होने से मांग क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना। ये हमने अनुभव के आधार पर इसका जांच किया। अनुभव के आधार पर हमने देखा कि कीमतें अधिक होने पर मांग क्या हो रहा है, टमाटर का कम हो रहा है, और कीमतें बढ़ने पर घटने पर मांग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे हम कोई और वस्तु ले रहे हैं, मान लीजिए हम प्याज ले रहे हैं, प्याज में भी हमने यही देखा कि कीमतें बढ़ने पर मांग क्या हो रहा है तथा कीमतें घटने पर मांग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये एरो जो है ऊपर तरफ मतलब बढ़ना है, नीचे तरफ मतलब घटना है, ठीक है, ये संकेत है। तो ये क्या है, ये विशिष्ट सत्य है। विशिष्ट सत्य के आधार पर अब हम क्या करेंगे, एक सामान्य सत्य की जांच करेंगे या खोज करेंगे, और सामान्य सत्य क्या है, वही मार्क का नियम। मार्क का नियम कि यदि अन्य बातें समान रहें, परिस्थितियां सामान्य रहें, तो हम किसी भी वस्तु, अब इसके आधार हम किसी भी वस्तु, सामान्य बात हो गई, एक वस्तु की बात कर रहे हैं तो स्पेशल बात हो गई, यदि हम किसी भी वस्तु की बात कर रहे हैं तो सामान्य बात हो गई। तो सामान्य सत्य की हम बात कर रहे हैं, किसी भी वस्तु की कीमतें बढ़ती है तो मार्क घट जाता है, किसी भी वस्तु की कीमतें घटती है तो उसका मार्क बढ़ जाता है ना। ये क्या है, ये आपका सामान्य सत्य है। तो ये विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर तर्क का क्रम होना, ये कौन सी विधि में होता है, ये आगमन विधि में होता है ना। टीचिंग मेथड में जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम एग्जाम्पल, है ना, कई सारे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल द्वारा पहले उसको समझाते हैं। जैसे हमने कहा कुछ संख्याएं ले लिया, 81 को ले लिया, 123 को ले लिया, चेक किया, बताया जाए, देखिए इसमें इसको जोड़ रहे हैं, कैसे हो रहा है। अब इसके आधार पर क्या है, हम नियम बना सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंकों का योग जो है जोड़ने पर 3 से कट जाएगा, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ये नियम बन गया। तो पहले हम क्या करें, या इसी में ले लीजिए, पहले हम क्या करेंगे, इसके द्वारा हम उदाहरण द्वारा समझाएंगे, उसके बाद फिर हम नियम बता देंगे। तो उदाहरण को समझाना फिर नियम को बताना, ये जो है आगमन विधि कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। इस विधि के भी कुछ है, कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स हैं, तो हम चर्चा करते हैं इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें। तो आइए हम इसके जो है गुण और दोष की बात कर लें। तो इस विधि के हम मेरिट्स की बात करें, गुण की बात करें, तो इस विधि से जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वे क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्यों वास्तविक होते हैं, क्योंकि इस विधि में जो है आप देखेंगे कि इस विधि से जो निष्कर्ष वास्तविक इसलिए होते हैं क्योंकि ये अनुभवजन्य विधि होती है। अनुभव के आधार पर जो है ये आपका विशिष्ट सत्य के आधार पर सामान्य सत्य की जो है जांच की जाती है। तो अनुभव पर आधारित है, इसलिए जो है इसके जो निष्कर्ष होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविकता काफ़ी करीब होते हैं, यानी वास्तविक होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसमें वास्तविकता का गुण इसमें पाया जाता है। दूसरा हम बात करें, निष्कर्षों की जांच की जा सकती है। ये संभव है यहाँ पर निष्कर्षों की जांच संभव है। क्यों? क्योंकि इससे जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं काफ़ी शुद्ध होते हैं, है ना, अशुद्धियाँ कम होती हैं, वास्तविक होते हैं, इसलिए इसका जो है वेरिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं इसमें और भी इसके गुण की हम बात कर लें तो ये निगमन विधि का पूरक होता है।
विधि का पूरक होता है। अभी जैसे हमने उसमें आपको बताया कि निगमन विधि आगमन विधि का पूरक होता है, वैसे इसका मेरिट क्या है कि आगमन विधि जो है वो निगमन विधि का पूरक होता है, यानी इससे प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं ये निगमन विधि से जांच किए जा सकते हैं, यानी ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, पूरक क्या होता है अभी हमने पीछे बात किया आपसे। तो ये इसके कुछ मेरिट्स हैं। आइए इसके हम डिमेरिट्स की बात कर लें, दोष की बात कर लें। तो डिमेरिट्स में यदि हम बात करें तो पहला तो यही है कि यह क्या है, सर्वसाधारण के लिए क्या है, एक जटिल विधि है। यहाँ पे क्या थे, ये सरल विधि थी निगमन विधि, जबकि ये क्या है, एक जटिल विधि है, कठिन विधि है। ये सर्वसाधारण है, सभी के समझ के परे है, सब लोग आसानी से इसको नहीं समझ सकते। ये क्या है, एक जटिल विधि है। ये इसका दोष होता है, इसमें जो है व्यक्तिगत पक्षपात, इसमें जो है व्यक्तिगत पक्षपात का भी अवगुण पाया जाता है। व्यक्तिगत पक्षपात क्या होता है, तो चूंकि ये जो है अनुभव पर आधारित होता है, तो अनुभव पर आधारित होने के कारण क्या होता है कि इसमें व्यक्ति के विचार का प्रभाव जो है उसके निष्कर्षों पर पड़ता है, जिससे क्या होता है उसमें पक्षपात पूर्णता दोष सम्मिलित हो जाता है। इसलिए इसमें पक्षपात, व्यक्तिगत पक्षपात का जो है अवगुण पाया जाता है। और लास्ट हम बात कर लें इसकी कमी क्या है, ये जो है जो हमारे सोशल सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस हैं, सामाजिक विषयों के लिए ये विधि कम उपयुक्त होती है। ये विधि जो है सामाजिक विषयों के लिए जो है कम उपयुक्त होती है, ये भी इसका दोष होता है। तो हमने इसके गुण और दोषों के बारे में चर्चा किया। इसमें एक चर्चा और हमको करनी थी, आइए अब हम बाद में कर लेते हैं, शुरू में ही करना था। हमने इस विधि के बारे में आपको बताया, एग्जाम्पल बताया। इसमें एक और चीज़ आती है, पॉइंट आता है जिसका नाम स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। अवस्थाएं, जैसे हमने निगमन विधि में उसके स्टेप्स के बारे में पढ़ा, ऐसे आगमन विधि में क्या होती है, उसके स्टेप्स होते हैं, अवस्थाएं होती हैं, है ना। तो निगमन विधि के जैसे निगमन विधि में हमने पढ़ा, वैसे आगमन विधि में भी जो इसकी अवस्थाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 3 है। 3 संख्या है। पहली जो अवस्था है उसका नाम है तथ्यों का एकत्रीकरण। दूसरा है परिकल्पना का निर्माण, और तीसरा है सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करना, ये जो है 3 स्टेप्स इसके भी हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लें तथ्यों का एकत्रीकरण। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम तथ्यों को एकत्र करते हैं। जैसे यहाँ पे ये सब क्या है, ये टमाटर प्याज की कीमतें, ये अनुभव के आधार पर क्या करते हैं, तथ्यों को एकत्र करते हैं, एकत्रीकरण का काम करते हैं, है ना। क्योंकि तथ्यों पर आधारित है, अनुभव के आधार पर आधारित है, इसलिए तथ्यों का एकत्रीकरण ये फर्स्ट इसका स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना क्या होता है, हाइपोथेसिस। परिकल्पना होता है किसी भी समस्या का संभावित व्याख्या करना, परिकल्पना कहलाता है। किसी भी समस्या का संभावित व्याख्या करना, ये क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। तो तथ्यों के एकत्रीकरण के आधार पर
परिकल्पना का निर्माण किया जाता है और परिकल्पना के आधार पर ही निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। और थर्ड जो स्टेप है आपका सत्यता की जांच करना, यानी परिकल्पना के आधार पर जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं उसकी सत्यता की जांच की जाती है, उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। ये थर्ड स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड, ये तीसरा स्टेप है इंडक्टिव मेथड का, ये तीसरा स्टेप। ये 3 स्टेप्स होते हैं, 3 इसकी अवस्थाएं होती हैं आगमन विधि की। ठीक, इसके बाद ये गुण और दोष। तो पढ़ने का जो क्रम है, पहले हम इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसको किन नामों से जानते हैं, और इसके बाद जो है इसका प्रतिपादन किसने किया, समर्थन किसने किया, ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों द्वारा। फिर इसको हमने ये होता क्या है इसके बारे में इसकी परिभाषा हमने आपको बताई, एग्जाम्पल हमने बताया, इसकी अवस्थाएं, फिर इसके गुण और दोष। तो ये निगमन विधि। यहाँ पर हम लोग आगमन और निगमन और आगमन दोनों विधियों की चर्चा की। आइए इसमें हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं कि इन दोनों विधियों में अंतर क्या होता है। ये भी समझना जरूरी है कि दोनों विधियों में अंतर क्या होता है। तो आइए हम चलते हैं, अंतर समझते हैं। तो हम निगमन और आगमन विधि में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, हम इस पर चर्चा करेंगे। हम डिफरेंस की बात करेंगे, हम अंतर की बात करेंगे। डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों के हम अंतर की बात करें तो फर्स्ट अंतर हम इसके परिभाषा के आधार पर कर सकते हैं कि निगमन जो विधि है इसमें जो तर्क का क्रम है वो क्या है, सामान्य से विशिष्ट की हो, और इसमें जो तर्क का क्रम है वो क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या? दूसरा अंतर यदि हम बात करें तो इसका जो प्रतिपादन है, प्रतिपादन समर्थन एवं समर्थन किसने किया? प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्री और इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन जो है ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्री तीसरी हम बात करें यह विधि मान्यताओं पर आधारित है और ये विधि क्या है? ये विधि अनुभव एवं सर्वेक्षणों पर आधारित है। अनुभव एवं सर्वेक्षणों पर आधारित है। ठीक है, ऐसी यह विधि जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए ज़्यादा उपयोगी है। अधिक उपयोगी है। और ये विधि जो है
आप देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के लिए अधिक उपयोगी है। तो ये जो है दोनों में कुछ सामान्य अंतर हम आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया। तो पहला हम देखेंगे कि हम इसके डेफिनेशन के आधार पर, अभी हमने आपको पढ़ाया कि निगमन विधि में जो तर्क का क्रम होता है वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की जांच की जाती है, अर्थात तर्क का क्रम जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जबकि आगमन विधि में जो तर्क का क्रम होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये बात क्लियर है। इसके प्रतिपादन और समर्थन के रूप में प्रतिपादक और समर्थक निगमन विधि का प्रतिपादक और समर्थक के रूप में कौन से अर्थशास्त्री हैं, प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्री, जिसमें मैंने आपको नाम बताया, एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि। और आगमन विधि के जो प्रतिपादक और समर्थक हैं वे ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्री हैं, जिसमें मैंने आपको नाम बताया, फ्रेडरिक लिस्ट हैं, लेस्ले हैं, रोसर हैं। ये जो है ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्री, इसके प्रतिपादक और समर्थक। ये जो है निगमन विधि मान्यताओं पर आधारित है। जैसा कि आपने स्टेप्स जब मैं आपको बता रहा था तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे मान्यताएं थी, है ना, मान्यताओं के आधार पर ये आधारित विधि है। जबकि आगमन विधि क्या है, ये अनुभव और सर्वेक्षणों के आधार पर जो है आधारित विधि है। इसमें जो है क्या किया जाता है, पहले डेटा कलेक्शन किया जाता है ना, तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है, फिर हाइपोथेसिस के माध्यम से जो है निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं, फिर उसकी जांच की जाती है, सत्यता की जांच की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है। ठीक। और लास्ट जो आप देख रहे हैं ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए अधिक उपयोगी है, जबकि निगमन विधि क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के लिए अधिक उपयोगी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें मैं आपको बता रहा था सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है वो दो प्रकार का है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें अध्ययन का जो क्रम होता है वो इकाई के रूप में होता है, यानी एक फर्म, एक व्यक्ति, एक उद्योग का जो है अध्ययन किया जाता है। जबकि इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र के रूप में, संपूर्ण के रूप में, समूह के रूप में अध्ययन किया जाता है ना, यानी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सारे व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, एक फर्म का नहीं बल्कि सभी फर्मों का अध्ययन किया जाता है, एक उद्योग का नहीं बल्कि सभी उद्योगों का अध्ययन किया जाता है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया था। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए जो है निगमन विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है और समष्टि अर्थशास्त्र के लिए जो है आगमन विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो ये मैंने आपको सामान्य रूप से इसके डिफरेंसेस के बारे में आपको बताया, अंतर के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पे निष्कर्ष रूप में देखूँ दोनों विधियों के बारे में, तो दोनों विधियों का हमने अध्ययन अलग अलग किया, इसके डिफरेंसेस को भी हमने देखा। निष्कर्ष रूप में यदि हम कहें तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि निगमन विधि और आगमन विधि ये दोनों विधियां जो हैं ये अलग अलग न होकर बल्कि क्या है, एक दूसरे की पूरक है। दोनों विधियां क्या हैं, अलग अलग न होकर बल्कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों में सामान्य अंतर होने के बावजूद भी दोनों विधियां अलग नहीं हैं बल्कि दोनों ही विधियां एक दूसरे पर निर्भर हैं। आपको जो है निगमन विधि से अध्ययन करने के लिए आगमन विधि की आवश्यकता होती है और आगमन विधि से अध्ययन करने के लिए निगमन विधि की आवश्यकता होती है। जैसा कि इसके हम मेरिट्स में, इन दोनों के मेरिट्स में हमने बताया था कि निगमन विधि में बताया था कि आगमन विधि का पूरक है, आगमन विधि मैंने आपको बताया था कि निगमन विधि का पूरक है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि निगमन विधि और आगमन विधि दोनों ही विधियां अलग अलग न होकर बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। बस, तो आज हम लोगों ने अध्ययन किया मेथोडोलॉजी इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में अध्ययन की विधियां, जो कि दोनों विधियों के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। बस आज इतना ही, दैट्स ऑल।